वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम खानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात करते हैं देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की ग्रैंड शादी की, जिसकी चर्चा इस वक्त केवल भारत नहीं तमाम दुनिया में हो रही है कि एक शादी ऐसी भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, वर्ल्ड लीडर्स, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, पार्टियों के नेता, बॉलीवुड, खेल जगत, कौन कौन नहीं आ रहा है इस शादी के अंदर। सबको अंबानी परिवार ने निमंत्रण भेजा है। आज ये शादी है और आज शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों ने मुंबई पहुंचना शुरू कर दिया है। इस पूरी शादी पर 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। फिर सुनिए, शादी पर 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि ये शादी कितनी भी ग्रैंड हो, लेकिन एक आम नागरिक के मुकाबले मुकेश अंबानी काफी खर्च कर रहे हैं। जितना खर्च अनंत अंबानी की शादी पर हो रहा है वो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% ही है। एक आम भारतीय अपने बच्चे की शादी पर जितना खर्च करता है उसके मुकाबले प्रोपोर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, कम खर्चा, प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो कम खर्चा हो रहा है। अबे वहां पैसा ही इतना है और उसमें से निकाल दिया 0.5% उन्होंने। बात लेकिन तो इस हिसाब से देखिए तो अंबानी जी कम खर्चा कर रहे हैं। बहरहाल कुछ नाम जैसे किम कार्दाशियन, हिलरी क्लिंटन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पूर्व इटालियन प्राइम मिनिस्टर माटेओ रेंजी, ऑस्ट्रिया के पूर्व पीएम सेबेस्टियन कुर्ज, मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स, ऐसे बहुत सारे नाम और मेरे पास हैं। समीर जी भी बता देंगे आपको बहुत सारे नाम। अभी कई और से ऐसे नाम हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन आज जब वहां पहुंच जाएंगे सबके गेस्ट लिस्ट में तो कोई बचा है नहीं। गेस्ट लिस्ट बताने के लिए बहुत देर लग जाएगी। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, शिवराज चौहान, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, ममता बनर्जी और लालू जी का परिवार तो पहुंच भी गया है। ये बताइए किसके पास नहीं आया है इनविटेशन? नहीं, अमिताभ बच्चन भी जा रहे हैं, शाहरुख खान भी जा रहे हैं, अक्षय कुमार भी जा रहे हैं, दीपिका पादुकोण जा रही है, रणवीर सिंह जा रहे हैं, कटरीना कैफ जा रही है, आलिया भट्ट जा रहे हैं, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, टॉनी ब्लेयर जैसे लोग और गौतम अडानी जी भी जा रहे हैं। वाह, ये है खबर। नहीं, गौतम अडानी तो उनके पारिवारिक हैं, उनके सगाई में भी थे, प्री वेडिंग सेरेमनी में भी थे। उसमें सारी प्री वेडिंग जो जामनगर में हुई थी उसमें भी गौतम अडानी सपरिवार थे, पत्नी के साथ गए हुए थे, तो वो थे वहां। और जिक्र किया कि अडानी अंबानी को लेकर, हाँ ये ठीक बात है कि अब राहुल जी और सोनिया जी कब पहुंचते हैं ये देखने वाली बात। मेरे ख्याल से बताया गया कि गांधी परिवार नहीं जा रहे हैं, शायद नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। उन्होंने आज का दिन अपना खाली रखा हुआ था, इतना पता है, लेकिन गए जाएंगे कि नहीं जाएंगे जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर कल जाएंगे। नहीं, हम लोग क्या कहा जाता है ना, भाई न्योता आया है तो कुछ नहीं तो जाके न्योता ही दे आओ। मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे, सब लोग वहां चले जाएंगे, देश राज्य की सरकारें भी वहां चली जाएंगी, कोई तो देश चलाएगा। आज वो नहीं जा रहे हैं, तो वो कल आशीर्वाद समारोह में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कल आशीर्वाद समारोह में वो जा रहे हैं। देखो उद्धव ठाकरे जी वहां पर पहुंच गए हैं। नहीं, वो गए कब थे? वो तो जब से मैं देख रहा हूँ वो दोनों लोग वहीं हैं, उद्धव जी और आदित्य जी, और लगातार आदित्य वो जो सारे फंक्शन में वो वही। एकनाथ शिंदे जी पर नहीं बोलते आप? नहीं, वो भी गए थे लेकिन वो डांस करते नहीं दिखे। एकनाथ शिंदे वो डांस करते नहीं दिखे, क्योंकि आदित्य ठाकरे को हमने देखा कि वो घरेलू समारोह में थे। वही थे जो अनंत अंबानी जिनके साथ खड़े हुए थे, कंधे पर हाथ रखकर। लेकिन क्या शादी हो तो ऐसी हो। लेकिन फिर भी सोचिए ना कि हिंदुस्तान का आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देता है, बेटी की शादी में, बेटे की शादी में। तो अंबानी जी तो कम ही कर रहे हैं, कंजूसी से खर्च कर रहे हैं क्या? कंजूस निकले। नहीं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, अब इतने बड़े आदमी के बच्चे की शादी है तो वो तो ऐसे ही होगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इस पूरे शादी समारोह की अगर हम बात करें तो पूरा विवाह समारोह भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिहाज से हो रहा है, भारतीय परिवार व्यवस्था जो है उसके लिहाज से हो रहा है। और जिसको हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भाई आपके अपने संबंध, मुकेश अंबानी के परिवार में धीरू भाई के समय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब जामनगर की प्री वेडिंग से लेकर आज तक की वेडिंग में शामिल हैं। तो रिश्तों को कैसे निभाते हैं। और बाकी तो देखिए, जिस आदमी ने मतलब लाखों लोगों को रोजगार दिया हो, जो करोड़ों लाखों करोड़ की कंपनी का मालिक हो, जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को एक झटके में यहां बुला लेता हो, जिसके घर की शादी में जामनगर एयरपोर्ट को 11 दिनों के लिए
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल जाता हो, जिसकी शादी, बेटे की शादी में 100 से ज्यादा जेट खड़े हैं, मेहमान को देर न हो जाए, फॉल्कन 2000 खड़े हुए हैं, बड़े जेट होते हैं, नहीं ले आ पाते खड़े, समय से टैक्सी नहीं मिल पाती, वो देर हो जाती है। 100 जेट खड़े हैं सौरभ जी, तो मतलब मुझे लगता है शानदार है। अंबानी जी की शादी देखिए, रिश्ते कैसे होते हैं और शादी की रस्में कैसे होती हैं, ये दो ही लोग जानते हैं। एक मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी, उनकी फैमिली, और दूसरा सूरज बड़जात्या जानते थे। वो रील में जानते हैं, वो रील में जानते हैं, रियल में जानते हैं। एक अच्छी बात, लेकिन एक आपने जिक्र किया उन्होंने कि अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति से सब कुछ हो रहा है, मुझे भी अच्छा ही लगा। और आप जब अनंत अंबानी को बोलते हुए सुनते हैं, अनंत अंबानी हो या उनके दूसरे भाई हो, तो हमारे यहाँ तो इनसे बहुत नेटवर्थ छोड़िए, मतलब हमारे यहाँ तो किसी की एक फैक्ट्री लगी होती तो उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा होता है, और वो जब उससे बात करते हैं तो ऐसा एक्सेंट बोलेगा कि अमेरिकियों को नहीं समझ में आए। ये बच्चे जो हैं इनके सब हिंदुस्तानी लहजे में बात करते हैं, हिंदुस्तानी लगते हैं। जामनगर में देखिए कितने लोगों को इन लोगों ने शादी कराई। अब उसको भी लोग कह सकते हैं, मैं ये भी क्रिटिसिज्म देख रहा था कि इतने में तो कितने गरीबों को, कितनी बेटियों की शादी इन लोगों ने कराई इसी 5000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूं, ठीक, जब आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो कोई उसको ऐसे आप पानी में तो डाल नहीं रहे। ये सारी चीजें किसी के भी घर में, हमारे भी घर में शादी होगी तो आप सोचेंगे ना अच्छे से अच्छा करें। तो मुझे लगता है ये वाला क्रिटिसिज्म तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। कोई व्यक्ति कमाए भी और उसके बाद आप कहें कि नहीं नहीं तुम सब छोड़ के। और ये जो वीडियो चल रहा है ना अभी इंडिया टीवी की स्क्रीन, ये वीडियो अगर है हमारे पास, इसका साउंड है तो बताइएगा, तो सुनाए हम भी। इसका सुनना भी चाहिए, जो काशी से जो रिश्ता बता रही हैं। और इस परिवार को लेकर मैं शुरू से कर रहा हूं, मैंने एक बार लिखा भी था कि ऐसा ही भारतीय परिवार होना चाहिए। जेल चले गए होते अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने एक दिन में सैकड़ों करोड़ रुपए भरे और बचा लिया, 500 करोड़। ये होता है भारतीय परिवार। तो मैं कह रहा हूं कि आप दूसरी चीजों को देखें, उस पर क्रिटिसिज्म करें, बड़ा अच्छा है। अब अंबानी के घर में शादी अंबानी की तरह नहीं होगी तो किसकी तरह होगी? उसके बाद उन्होंने निकल के कहा था, अंबानी ने भी, उन्होंने क्या कहा था, थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। ठीक बात है ये, मतलब, और आमतौर पे ये होता भी है कि जब आपके तनाव है तो कहां, और लोग कहते हैं ना कि महिलाएं हर जगह दबी रहती हैं। जरा देखिए हमारे परिवारों में महिलाएं कैसी होती हैं। एक बार चाहे आप कोकिलाबेन को देख लें या जिक्र हुआ नीता अंबानी जी का, जो वो कह रही थी उस वीडियो में, हमारे पास है, सुनाते हैं। नमस्कार, जय काशी विश्वनाथ। काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। फॉर मी एंड माई फैमिली इट हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट to seek the blessings of our Devis and Devtas before any auspicious beginning. A few weeks back, I went to Varanasi to pray for my children, Anant and Radhika, before their wedding. I've always been fascinated by Kashi, the oldest living city, the city of light, the cradle of Indian civilization. Throughout Anant and Radhika's wedding celebrations, we have tried to pay a tribute to India's glorious culture and heritage, brought alive by thousands of artisans, karigars, weavers and craftspeople. I am delighted to proudly reimagine and present the purity, positivity. नीता जी बता रही थी, मतलब हम काशी विश्वनाथ में विश्वास रखते हैं और पूरा परिवार यकीन रखता है धर्म में। हाँ, कुछ बता रहे थे, कोई किस्सा सुना रहे थे आप। हाँ, मतलब गिरूभाई अंबानी ने जब मुकेश अंबानी की शादी की थी तो इसी भव्य शादी की थी। हालांकि इतनी भव्य नहीं थी, उस समय इतना पैसा नहीं था, लेकिन बहुत शादी 7 दिन का उत्सव मनाया था उन्होंने। तो उनसे एक मैगजीन का इंटरव्यू छपा था, उनसे पूछा गया कि इतनी भव्य शादी आपने क्यों की, क्या कारण था इतनी भव्य शादी करने का 7 दिन तक आपने? तो गिरूभाई अंबानी ने जवाब दिया था कि भाई हम साल भर धंधा करते हैं और धंधे वाले जो लोग होते हैं बोले पूरे समय पैसा कमाने में रहते हैं। शादी का एक ऐसा मौका होता है जिस दिन हम व्यवसाय नहीं करते, उस समय अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को सम्मान के साथ बुलाते हैं और जिंदगी को उत्सव के रूप में लेते हैं। बोले शादी एक ऐसा होता है जब हम सबको इन्वाइट करते हैं, जो हमारा प्रतिस्पर्धा भी, जिसके साथ हमारी व्यवसाय प्रतिस्पर्धा है, उसे भी सपरिवार बुलाते हैं और उसका सम्मान करते हैं और 7 दिन जिंदगी जीते हैं। बोले बाकी समय तो हम पैसों के हिसाब किताब में लगे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार भी यही हुआ। और देखिए, ब्लू चिप कंपनी इंडिया की टॉप 100 है, सबके सीईओ शादी में पहुंचे, इंडिया की टॉप 100 ब्लू चिप कंपनी के। वर्ल्ड की 500 ब्लू चिप कंपनी के चीफ आज मुंबई पहुंचे हैं।
और कह रहे हैं कि उनके चार्टेड को लैंड करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही मुंबई में। तो फिर शहरों में भी सूरत उसे लेते में, हैं। बड़ौदा में हो सूरत रहा में, है, अहमदाबाद और में। वहां से जो कंपनी के चीफ है वो वहां से बाय रोड 6-6 घंटे की बाय रोड यात्रा करके आ रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे मेहमान ज्यादा आ जाते हैं तो पड़ोसियों के सुलवा देते हैं। उसे चार्टेड लैंड करने के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा, उसकी क्योंकि जरूरत पार्किंग तो नहीं अवेलेबल है। नहीं हो पा रही है। उसकी नौबत तो नहीं होगी ना। पार्किंग अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो जामनगर में हेलीकॉप्टर उतरे, 40 से ज्यादा तो जामनगर में हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और वहां से बाय रोड आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, बड़ौदा से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं। रोहन कोई खबर बताएंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जेब ढीली करने से पहले अगर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी नहीं सोच रहे हैं तो इस पे आपको और मेरे को भी नाज होना चाहिए कि जिस तरीके से काशी की परंपरा को आप सोचिए, काशी से चाहे काशी चाट भंडार से उठा के वो लेके आ रहे हैं। हाँ। और काल भैरव से और काशी विश्वनाथ मंदिर से पुजारियों को लेके आ रहे हैं साथ में। इससे बड़ा और क्या हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है? उनके लिए भी खर्चा कर रहे हैं, उनको प्राइवेट जहाज से लेके आए और उनको सम्मान दिया वहाँ पे लगाने के लिए। आप सोचिए कितनी ऐसी, मुझे तो सिर्फ अरुण जेटली की उनके आगे बच्चों की शादी याद आती है जहाँ पे काशी विश्वनाथ को और काशी की परंपरा को इतना सम्मान दिया गया था, उन्होंने वहाँ से बुलाया। और इस बात पे तो हमें नाज होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने काशी को इतना ज़्यादा सम्मान दे के खुद बोला कि थीम पूरा जो है वेडिंग का, वो जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, आप इतना गरीब देश है भगवान भारत। श्री राम का स्वयंवर नहीं हुआ क्या? अर्जुन का स्वयंवर नहीं हुआ द्रौपदी के साथ में? इतने बड़े बड़े स्वयंवर हुए। हमने तो अपनी परंपरा में स्वयंवर देखे इतने बड़े बड़े, जहाँ पे महलों में रानियां आती थी और महलों में शादियां होती थी। तो जो एक शादी का जो स्वभाव है, जो नेचर है, कहीं ना कहीं जो नज़र आता है दोनों तरीके से, वो प्रॉपर नज़र आना चाहिए। और जब ईश्वर ने उनको इतनी संपत्ति दी है तो वो खोल के उसको वो खर्च तो करना खैर चाहते हैं। ठीक है भाई, पैसा उनका, वो जो मर्जी करें उसका। अरे कि जब उन्होंने घर बनाया था तब इसमें भी कोई criticism नहीं होनी चाहिए। जन्मना कर्मणा दोनों, आपको ईश्वर ने संयोग दिया, आपके पिता वैसे कर्मणा थे, आपने उसको आगे बढ़ाया है। और अगर जन्मना कर्मणा आप वहां खड़े हैं तो आप उसका सुख भोगने के अधिकारी भी हैं। लेकिन इसके आगे की बात, और इस पे जरूर मैं चाहूंगा कि लोगों के भी ध्यान में आए, अपने घर की शादी में हम में से कितने लोग जाते हैं और सिर्फ कोशिश करते हैं कि जिस दिन विवाह का एक मुख्य कार्यक्रम है वहीं पहुंचे और चल दें। कितने दिन हम घर के लोग रहते हैं, कितने लोग अपने मतलब थोड़ा स्टेप कजिन तो छोड़ दीजिए, अपने जो बहुत नजदीकी वाले कजिन हैं उनमें से कितने के बच्चों का नाम जानते हैं। हम लोगों के घर में भी तो परंपरा थी, हम तो रुके हैं, अब पता नहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहा जाता है, बड़िहार बोला जाता था, 3 दिन तक वाली बारात में तो हम रुके हैं। आप जब शादी के कार्यक्रम में जाते थे तो कम से कम 15 दिन का आयोजन होता था। आज आपकी भागदौड़ वाली जिंदगी में वो सब नहीं रह गया है। आप अगर उन सब चीजों को समेट पा रहे हैं, सहेज पा रहे हैं, संजो पा रहे हैं, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, उनकी परवरिश में, उनके संस्कार में आजीवन बसा रह जाएगा। और मैं कह रहा हूं उस नजरिए से भी इस शादी को देखिए। बहुत अच्छी बात बोली। अगर 1 महीने 1.5 में सब कह रहे हैं अरे खत्म ही नहीं हो रही, ढेर सारे मीम्स बन रहे, वो सब अच्छा है। और हमने जामनगर में देखा था ना किस तरह से 50,000 लोगों को अंबानी परिवार खिला रहा था, और जब वो खिला रहे थे तो वो टेबल कुर्सी पर बैठे हुए थे और अंबानी परिवार के अलग अलग सदस्य, चूंकि उनके घर के, चूंकि वो पूरा गांव और सब परिवार की तरह रहता है, वो सब उसमें मुकेश अंबानी से लेके, नीता से लेके, आकाश आनंद से लेके, उनकी बहुओं से लेके सब परोस रहे थे। तो मुझे लगता है थोड़ा इस वाले पहलू पे भी देखना चाहिए। ये है एक भारतीय हिंदू परिवार जिस तरह से व्यवहार करता है, और उसके विवाह को जब हम कहते हैं तो विवाह नहीं होता, संस्कार होता है। हमारे यहां ये तीनों संस्कार हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चले अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। हमारी आज की अंतिम खबर अग्निवीरों से जुड़ी हुई है। अग्निवीरों के लिए यह अच्छी खबर है। अग्निवीरों को अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब क्या इससे सियासत खत्म हो जाएगी अग्निवीरों पर जो हो रही है? क्या राहुल गांधी इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये खबर विस्तार में आपको बताएंगे। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनीष, बताएं जरा क्या है जो केंद्र सरकार के नए आदेश हैं। देखिए सौरभ, जब ये शुरुआत हुई थी अग्निवीर स्कीम की, अग्निपथ स्कीम का नाम है, और उसमें अग्निवीर वायु, अग्निवीर आर्मी या फिर अग्निवीर नौसेना की जब बात की गई तो उसमें कहा गया था कि सीएपीएफ में उनको एज रिलैक्सेशन के साथ जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं होगा और उनको वहां पे जाने में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ साथ स्टेट पुलिस का भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन औपचारिक तौर पर कल हमारी डीजी एसएसबी, डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग जो डायरेक्टर जनरल्स हैं उनसे बात हुई। उन्होंने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 10% अग्निवीर जो 4 साल की अपनी सर्विस करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद
100% उनको सीधा भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीधा वो आ सकेंगे। उनका जो फर्स्ट एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का होगा फर्स्ट बैच का, फिर जो सेकंड बैच है उसका एज रिलैक्सेशन करीबन 3 साल के लगभग का उसके ऑनवर्ड शुरू होगा। अब उसके साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी जो फिजिकल पीटी या फिजिकल टेस्ट होता है एंड्योरेंस के लिए वो इन अग्निवीरों का नहीं होगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जो चर्चा चल रही थी कि 25% को कंज्यूम किया जाएगा भारतीय सेना के अंदर, उसके अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना के अंदर, और फिर उसके बाद बाकी अग्निवीर कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। तो ये एक तरीके से सरकार जो लगातार जिस बात को कह रही थी उसी को औपचारिक तौर पर अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और डायरेक्टर जनरल्स हैं उन्होंने इस बात को औपचारिक तौर पर कहा है कि अब जो 25% के बाद बाकी के 75% हैं उनमें से 10-10% अब जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें आरपीएफ भी है, उसके रेलवे पुलिस फोर्सेस, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आसानी से अब इनकी एंट्री हो सकेगी। और ये एक और क्लैरिटी है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाया गया था। भारतीय सेना और साथ में जो रक्षा मंत्रालय के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि जो अग्निवीर हैं उनको प्राथमिकता जो स्टेट पुलिस है उनमें भी मिलेगी, और उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज हैं चाहे वो इंडस्ट्रियल एजेंसीज हों या फिर नॉन इंडस्ट्रियल एजेंसीज हों या फिर सीधा सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सब जगहों पे उनको प्राथमिकता मिलेगी। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। अभी अग्निवीरों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति होती है, क्या राजनीति का अंत ये खबर कर देगी कि अब 10% का आरक्षण सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिलेगा? और इससे पहले भी पुलिस की अलग अलग भर्तियों में जो है उनको वरीयता देने की बात आई थी। अब इससे ऊपर मैं एक और खबर आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी जी ने अभी 2:37 पर यानी अब से 10 मिनट पहले एक पोस्ट डाला एक्स पर, और वो ये कह रहे हैं कि मैं हर किसी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीतना हारना जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन जो लोग स्मृति ईरानी जी के लिए खराब भाषा का और उनके लिए खराब पोस्ट डाल रहे हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, इंसल्ट करना, ये आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी दिखाता है। स्मृति ईरानी के बारे में बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि उनको ये पोस्ट डालनी पड़ गई? वक्त कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को सरकारी घर खाली करने को लेकर जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि घर खाली कर दिया स्मृति ईरानी ने, और कई मीम्स चल रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जब मकान खाली हुआ था उस समय जिस तरीके से स्मृति ईरानी के बयान आ रहे थे, तो बार बार कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी उस समय बहुत एग्रेसिव थी और कई तरह की मतलब गांधी परिवार के जिस तरह का जिक्र किया गया था, तो अब स्मृति ईरानी को इस बात का एहसास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस लगातार ये बात ट्रेंड हो रही है, चल रहा है, तो राहुल गांधी को लगा होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर से कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसको रिट्वीट कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को मैसेज देना चाह रहे होंगे कि ये ठीक नहीं है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। इस तरीके से इसको आप इश्यू बनाकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर कोई एक किसी तरह का एक मुहिम न चला, मुझे लगता है वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। राहुल गांधी का मैसेज तो ठीक है, अच्छी बात है जो उन्होंने कहा कि जीत हार लगी रहती है, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी के लिए ऐसे अपमानजनक पोस्ट नहीं करे कोई भी। जी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और जैसे समीर जी ने भी कहा ना कि अभी क्या हुआ, जब से ये आदेश हुआ और स्मृति जी का घर खाली, सरकारी बंगला खाली करने की बात हुई, तब से काफ़ी सोशल मीडिया पर उनको लेकर आलोचना नहीं हो रही थी, हमला हो रहा था। और वो हमले की भी वजह थी, हमले की वजह खुद स्मृति जी थी। ये भी याद रखना चाहिए कि स्मृति जी ने राहुल गांधी का, जब वो आपको याद हो सदस्यता खत्म हुई थी और बंगला खाली कराया गया था, तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा था, उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके जवाब में कांग्रेसी लोग जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, सोशल मीडिया पर जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है उसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने कहा, और ये एक अच्छी शुरुआत भी कह सकते हैं और एक अच्छा सेंटिमेंट भी है कि उस तरह से कोई हमारी पॉलिटिक्स में इसी तरह से चले। हार जीत तो लगी रहती है, राहुल जी ने भी समझा। और राहुल गांधी ऐसा कुछ ना कहते तो कोई नोटिस नहीं करता कि मेरे राहुल गांधी नहीं बोले इस पर, लेकिन वो बोले तो अच्छी लेकिन बात बोला है तो अच्छी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। रोहन नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बीच की जो चलती है उसके बारे में जरा बताइएगा। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि सार्वजनिक रूप से पहली बार इस तरीके का बयान देना, ये पहली बार हुआ है राहुल गांधी के, कभी नहीं दिया, कभी नाम नहीं लिया, इतनी बारी अटैक हुए। लेकिन सौरभ, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि 1997 से लेके
2022 तक प्रियंका गांधी के पास में भी लोधी रोड पे 35 नंबर बंगला था, कभी वो खाली नहीं हुआ था जब तक कि सरकार ने मसला उठाया नहीं कि एसपीजी प्रोटेक्टी है, किस पद से किस हैसियत से वो बंगला उन्होंने रखा था अपने पास में। अब आज अगर स्मृति ईरानी ये स्टेप उठा रही हैं कि वो हारने के बाद चुनाव राज्यसभा एमपी ना होते हुए या लोकसभा एमपी ना होते हुए बंगलों को नहीं रख रही हैं, तो हमें तो प्रशंसा उनकी भी करनी चाहिए। वो तो उनको उनको खाली करना पड़ा। मैं ये बता रहा हूँ, राहुल उसको खाली नहीं किया था, लेकिन वो अच्छा वो उन्होंने इससे पहले कहा ना प्रियंका गांधी ने रखा रहा बंगला। तो लेकिन आप अगर ये एक नीजक रिएक्शन है कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए आज रिएक्शन ये दे रहे हैं क्योंकि टिप्पणियां हो रही हैं और वो भी अभद्र किस्म की टिप्पणियां हो रही हैं स्मृति ईरानी पर कि क्यों मकान छोड़ दिया, क्या पहले बोला था, क्या रिश्ता है, इस तरीके की, तो वो बिल्कुल सही किया उन्होंने काम। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेताओं ने कभी वो मकान छोड़े नहीं थे और वो जब भाजपा ने वो या सेंटर की सरकार ने वो स्टेप्स लिए तो वो स्टेप्स वाजिब थे और होने भी चाहिए थे। और आज अगर स्मृति ईरानी छोड़ के जा रही है, राहुल गांधी उस पर एक टिप्पणी कर रहे हैं, अपने नेताओं के खिलाफ ही अपने नेताओं को रोक रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा मसला भी नहीं है। ऐसी अभद्र टिप्पणियां पहले भी सुप्रिया ने भी करी हैं और बाकी लीडर्स ने भी करी हैं और वो टिप्पणियां बहुत गलत हुई हैं। वो टिप्पणियां सार्वजनिक रूप पे होती थी, आज राहुल गांधी पहली बारी ले रहे हैं क्योंकि अब स्मृति ईरानी लोकसभा से एमपी नहीं रही हैं। क्या वो ये बात तब बोल सकते थे जब वो लोकसभा से एमपी थी अमेठी से? तब जब वो जीत के आ रही थी और हरा के उनके आई, तब तो राहुल गांधी में वो कॉन्फिडेंस नहीं था ना। ये तो अब क्योंकि वो हार गई है चुनाव अमेठी से, तब राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बोलते थे। हाँ, तो पहले जब अभर टिप्पणियां होती थी, जब वो जीत के आई थी, जीत पे तो आप उनके हौसले को बुलंद आवाज से अगर आप उस बात पे सहमति रखते कि किस तरीके से रहा, तब मैं मानता। आज जब वो हारी है, आज तो कुछ भी आप उनके लिए आप ये शब्द बोल दीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। पहला तो ये कि अगर राहुल गांधी ने ये पोस्ट लिखी है तो इसकी बिना किसी इफ बट के प्रशंसा होनी चाहिए। कोई भी नेता अपनी पार्टी में अगर किसी तरह का अनुशासन, किसी तरह की सभ्य भद्र टिप्पणियों की बात कर रहा है, चर्चा की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके एक दो संदर्भ हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं और बिना संदर्भ के देखेंगे तो कोई मतलब नहीं। संदर्भ क्या है ये जान लीजिए। राहुल गांधी को जब अदालत ने दोषी ठहराया, सांसदी चली गई, बंगला उनका छीना, तो राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्मृति ईरानी की तरह चुपचाप चाबी दे दी और चले गए। स्मृति ईरानी का जिस दिन खत्म हुआ, उन्होंने 2-4-6 दिन की मोहलत मांगी होगी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। बंगला उनका नहीं था, छोड़ दिया उन्होंने। तब स्मृति ईरानी ने कहा क्या था? तब स्मृति ईरानी ने कहा था ये जनता के पैसे से बना हुआ बंगला है, टैक्स पेयर मनी है, ये हम लोगों को सिर्फ तब तक के लिए है जब हम जनप्रतिनिधि के तौर पर, मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर उसमें हैं। उस वक्त भी बड़ी आलोचना हुई थी, कांग्रेस ने उस वक्त भी बड़ी आलोचना की थी। अभी भी कल से लगातार स्मृति ईरानी को हैसियत में आ गए, औकात आ गई, जो सोशल मीडिया पर होता है ना, मोए मोए हो गया, वो सब चल रहा था। 2 दिन तक बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर कंपैरिजन शुरू हो गया कि भैया देखो, एक तरफ तो राहुल गांधी छोड़ने को तैयार नहीं, एक तरफ प्रियंका के पास कोई अधिकार नहीं था फिर भी सरकारी बंगले में रही, एक तरफ ये कि जब छोड़ना भी था तो वीडियो बना लिया, तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि उसमें कहां जाए। तो शायद आफ्टर थॉट है ये, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये प्रशंसनीय है। किसी भी नेता को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के युग में बच पाएंगे। और जितने सोशल मीडिया आईटी सेल, वो सब तो चिन्हित है ना कांग्रेस वाले, वो 2 दिन से यही कर रहे हैं, स्मृति ईरानी पर ही हमलावर है। अगर कुछ काम कर दिया होता, कुछ को नोटिस भेज दिया होता तो शायद और अच्छा होता। बाकी प्रशंसनीय होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि राहुल गांधी अगर उस 5 सालों में कभी स्मृति के लिए सम्मानजनक बात करते ना, तो वो ज़्यादा मजबूत और कदावर लेता होते। आज वो हारी हैं, तब जाके वो उनको और बाकी लीडर्स को चलें। खैर, आज कहानी कुर्सी के में इतना ही समय। बहुत शुक्रिया रोहन आपका, समीर जी आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी आपका।